और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11 के हिस्ट्री का अध्याय 1 का पहला पार्ट पढ़ लिया था, समय की शुरुआत से, जो कि चैप्टर था। और उसमें मैंने पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब कुछ लोगों ने दिया है। तो उन लोगों के नाम यानी उन लोगों के कमेंट से वीडियो के लास्ट में दे दिए गए हैं। तो चलिए फिर आज आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि आधुनिक मानव के बारे में, कि आधुनिक मानव जो थे वो होमोसेपियंस के प्राचीनतम साक्ष्य अफ्रीका के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब ये आता है कि होमोसेपियंस के जो प्राचीनतम सबसे पुराने जो प्रूफ मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? अफ्रीका के विभिन्न स्थानों से। इन्हें आधुनिक मानव माना गया। आधुनिक मानव के उद्भव के संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं जो निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से दो मत हैं? एक है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। तो पहला देख लेते हैं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल में, कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार उनके क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमोसेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे हुआ है और आधुनिक मानव दुनिया के विभिन्न भागों में पहली बार अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क वर्तमान के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं के आधार पर आधारित है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में होमोसेपियंस के आधुनिक मानव के रूप में धीरे धीरे उनका विकास हुआ है। फिर इस मॉडल में समर्थकों के अनुसार ये असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसिस समुदायों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण हैं। तो यहाँ देख लेते हैं जो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल था, तो यहाँ पर अलग अलग के हिसाब से कि सब जगह पर अलग अलग यूरोप, अफ्रीका और एशिया, मतलब इनमें अलग अलग तरह के गुण मिले। फिर देख लेते हैं प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार मनुष्य का उद्भव केवल एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है। यानी ये दूसरा मॉडल था, उसमें क्या कहा गया कि उसमें सभी जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग तरह के होमोसेपियंस का विकास हुआ था, उद्भव हुआ था। लेकिन प्रतिस्थापन मॉडल में ये कहा गया कि मनुष्य का उद्भव केवल एक ही स्थान यानी अफ्रीका में हुआ। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है। इन दोनों मॉडलों की तुलना करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप बदल गए हैं और उनका स्थान आधुनिक मानव ने ले लिया है। फिर इथियोपिया के ओमो स्थान से मिले जीवाश्म के साक्ष्य भी प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। वहीं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का समर्थन करने वाले यह तर्क देते हैं कि वर्तमान मनुष्यों के शारीरिक लक्षणों की विभिन्नता हजारों वर्षों की अवधि में स्वयं को ढालने पर आधारित है। यानी जिस तरह का मनुष्य आज है उस तरह का मनुष्य पहले नहीं होता था। फिर देख लेते हैं कि जैसे ये प्रतिस्थापन का फिगर दिया गया है, तो यहाँ पर यूरोप, अफ्रीका और एशिया, यहाँ पर देखिए तो अफ्रीका में ही आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यूरोप और एशिया। यानी प्रतिस्थापन में ये माना जाता है कि होमोसेपियंस का उद्भव केवल अफ्रीका में ही हुआ था। आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म इथियोपिया यानी ओमोकिविस, जो यहाँ पर जगह है, वो समय जो था वो 1,95,000 से 16,000 ईसा पूर्व की बात हो रही। तो इस तरह के अलग अलग जगहों के और उनके समय काल दिए गए, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फिर देख लेते हैं आदिकालीन मानव की जीवन शैली के बारे में, इनका किस तरह से भोजन की प्राप्ति संबंधित साक्ष्य जो मिले हैं। पहला तो पहले का मनुष्य जो था वो शिकारी था और संग्राहक था। तो संग्रहण द्वारा भोजन, आदिमानव के द्वारा संग्रहण की क्रिया के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इसलिए इनका केवल अनुमान ये लगा सकते हैं बीज, गुठलियों एवं फल जैसे खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना संग्रहण की श्रेणी में आता है। कार्बनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पौधों से भोजन इकट्ठा करने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जैविक पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन कार्बनीकृत बीजों के अति प्राचीन साक्ष्य विद्वानों को अभी तक प्राप्त
नहीं हो सके हैं। तो ये जो आता है कार्बनीकरण के द्वारा इसे हम पता कर सकते हैं कि भोजन इकट्ठा होता था कि नहीं। बाकी उसके अलावा अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरा पॉइंट आता है शिकार द्वारा भोजन। तो आदिकालीन मानव यानी होमिनिड जो थे वो अपमार्जन या रसदखोरी अर्थात प्राकृतिक रूप से किसी अन्य के द्वारा शिकार किए गए जानवरों से मांस निकालकर भोजन प्राप्त करते थे। यानी ये जो होते थे ये कोई भी शिकार, जैसे कोई जानवर किसी जानवर को मार के चला गया तो ये उससे अपना भोजन ले लेते थे। होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों जैसे चूहे, कीड़े मकोड़े, पक्षियों और उनके अंडों को खाते थे। फिर आता है मछली पकड़ना। मछली पकड़ने में आदिकालीन मानवों के लिए भोजन प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन मछली पकड़ना था। अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियों का प्राप्त होना दर्शाता है कि लोग मछली को भोजन के रूप में उपयोग करते थे। यानी पहले के समय में आदि मानव लोग क्या करते थे, जो विकास जब शुरू हुआ था तो आदिकालीन मानव भोजन की प्राप्ति के लिए मछली का प्रयोग करते थे, मछली पकड़ते थे। फिर आता है आवासीय स्थलीय संबंधित साक्ष्य। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मानव निर्मित ऐतिहासिक वस्तुओं के साक्ष्यों की पुनर्रचना आवासीय स्थलों के विषय में जानकारी देने में सहायक है। जैसे केन्या में किलोम्बे और ओलोर साइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले यानी कुल्हाड़ी मिले हैं। ये औजार लगभग 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने हैं। कुछ स्थानों से खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इन सभी वस्तुओं के पुनर्निर्माण या पुनर्संरचना से यह ज्ञात होता है कि यहाँ लोग बार बार आते रहे होंगे। ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्पकृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते हैं और शिल्पाकृतियाँ मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। इनके अंतर्गत अनेक वस्तु जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। फिर आता है खुले निवास क्षेत्र और गुफाओं से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं कि यूरोप के पुरास्थलों से मिले साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले खुले निवास क्षेत्र तथा गुफाओं का प्रचलन आरंभ हो चुका था। लेजरेट गुफा दक्षिणी फ्रांस में स्थित एक ऐसी गुफा है जिसका निर्माण 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर किया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी गुफा है और कहाँ पे है जो 12x4 मीटर का निवास स्थान से सटाकर किया है। तो लेजरेट गुफा दक्षिणी फ्रांस में है। फिर यहाँ 2 चूल्हे तथा फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठफलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों ट्राउट, पर्च और कार्प जैसे विभिन्न साक्ष्य मिले हैं। फिर देख लेते हैं टेरा माटा। दक्षिणी फ्रांस में स्थित एक अन्य पूरा स्थल है जो मौसम के बदलते स्वरूप के अनुसार बनाया गया था। उस समय का विज्ञान के हिसाब से बात करें तो उस समय भी एक ऐसा पूरा स्थल बना है जो कि मौसम के बदलते स्वरूप बनाया गया था। इसलिए इनकी छतों का निर्माण घास फूस और लकड़ी द्वारा किया गया था। चेसोवांजा और स्वार्ट क्रांस क्रमशः केन्या तथा दक्षिण अफ्रीका में स्थित 2 ऐसे स्थान हैं जहां पत्थर के औजार के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं चेसोवांजा और स्वार्ट क्रांस, जो कि क्रमशः कहाँ पर है? चेसोवांजा केन्या में है और स्वार्ट क्रांस दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर पत्थरों के औजार के साथ साथ चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। फिर देख लेते हैं आगे औजारों से संबंधित साक्ष्य। पत्थर के औजार बनाने और उनका उपयोग किए जाने के सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त हुए। हमने पहले भी पढ़ लिया कि जो प्राचीन औजार मिले थे वो सब कहाँ पर सबसे पुराने इथियोपिया और केन्या में ही है और वहाँ के पुरास्थलों, जिसके कारण यह संभावना व्यक्त की जाती है कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पत्थर से औजार का निर्माण किया था। औजार बनाने की प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर औजार बनाते थे अथवा नहीं, इसकी पुष्टि के प्रमाण नहीं है। यानी दोनों स्त्री और पुरुष दोनों बनाते थे, यानी इसका कोई प्रमाण नहीं मिला।
प्रमुख औजारों में कौन कौन से थे? तीर कमान फेंक कर मारने वाले भाले तथा हड्डियां निकालने वाले औजार थे। धीरे धीरे औजार बनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन हुए और छेनी, रुखानी जैसे छोटे औजार बनाने की तकनीक का विकास हुआ। नुकीले ब्लेडों से सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना सरल हो गया था। यह चित्र देखिए, ये लोग इस तरह से ही अपने औजार बनाते थे। फिर आगे देखिए, कुछ जानवरों के रोएदार खाल को कपड़े की भांति प्रयोग किया जाने लगा। सुई का भी आविष्कार हुआ एवं सिले हुए कपड़े का पहला साक्ष्य 21,000 वर्ष प्राचीन है। तो ये रही बात इनके विकास की। फिर देख लेते हैं कि इनमें संप्रेषण यानी बातचीत करना और संचार के माध्यम, भाषा और कला के बारे में। आदिमानव संप्रेषण एवं संचार के माध्यम के रूप में भाषा और कला का प्रयोग करते थे। भाषा तथा कला के विकास ने मानव के जीवन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देख लेते हैं भाषा का विकास कैसे हुआ था। कि प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उनका बोलना संभव हुआ है। तो किसका? होमो हैबिलस के मस्तिष्क की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उनका बोलना संभव हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व, स्वर तंत्र का विकास 2 लाख वर्ष पूर्व तथा कुछ अन्य विद्वानों ने लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व माना है। वर्तमान में आदिमानव की भाषा के विकास पर अनेक मत प्रचलित हैं, जैसे कि होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप यानी हाव भाव, इशारों के अनुसार तथा हाथों के संचालन यानी हाथों को हिलाकर बातें करते थे। हम उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग करते थे। फिर कला का विकास विशालकाय जानवरों जैसे घोड़ों, साकिन, हिरण, मैमथ जो कि एक विशालकाय हाथी जो अब लुप्त हो चुका है, के कुछ चित्र फ्रांस के लैसकॉक्स और सोवे की गुफाओं एवं स्पेन की अल्टामीरा की गुफाओं में मिलते हैं। तो अल्टामीरा की गुफा कहाँ पर है? स्पेन में। इन चित्रों पर विद्वानों ने अनेक प्रश्न किए, जैसे कि गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में चित्र नहीं है। पुरुषों को अकेले, अलग अलग और समूहों में भी चित्रित किया गया जबकि स्त्रियों में केवल समूह में ही, ऐसा क्यों? क्या ये चित्रकारियाँ 30,000 से 12,000 वर्ष के बीच में बनाई गई थी? इस तरह के प्रश्न अभी तक खोजकर्ताओं के बीच में व्याप्त हैं। फिर आदिमानव के जीवन में शिकार का महत्व था, इसलिए जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी थीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये चित्रकारियाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को शिकार की तकनीकों की जानकारी देने के लिए बनाई होंगी। यानी कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि जो गुफाओं पर चित्र अंकित किए गए हैं वो इसलिए ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें ये बातें, शिकार किस तरह से किया जाता है, वो सीख सकें। फिर अल्टमीरा की गुफा के चित्र देखते हैं। क्या था इसमें कि अल्टमीरा उत्तरी स्पेन में स्थित एक गुफा है। कहाँ पर? उत्तरी स्पेन में स्थित एक गुफा है अल्टामीरा। अल्टामीरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की ओर से मार्सेलिनो सैस दी सौतोओला का ध्यान उनकी पुत्री मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया। इन चित्रकारियों में रंगों के अतिरिक्त किसी प्रकार की लेई का प्रयोग हुआ है। मार्सेलिनो उस चित्रकारी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने 1880 में एक पुस्तिका प्रकाशित की, लेकिन 20 वर्ष तक यूरोपीय पुरातत्वविदों ने उस खोज को स्वीकार नहीं किया। यूरोपीय पुरातत्वविदों की मान्यता थी कि ये चित्रकारियाँ इतनी अच्छी नहीं थीं, ये चित्रकारियाँ इतनी अच्छी थीं कि इन्हें प्राचीन मानव नहीं बना सकते। यानी जो अल्टामीरा में जो चित्रकारियाँ मिली हैं, ये वैज्ञानिकों को उस समय का मानना है, जो पुरातत्वविद थे उनका मानना है कि ये इतनी अच्छी थी कि इन्हें प्राचीन मानव नहीं बना सकते थे और इनमें किसी एक गोंद यानी लेई के पेस्ट का प्रयोग हुआ था। अफ्रीका में शिकारी संग्राहक देखते हैं। अफ्रीका की मुख्य शिकारी समुदाय जो था वो था हादजा। कौन सा? हादजा। हादजा शिकारियों व संग्राहकों का एक छोटा समूह था जो लेक इयासी
एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते थे। कहाँ रहते थे? हाजा समुदाय के लोग। ये लेक यासी जो कि एक खारे पानी की झील है, वहाँ पर उसके आसपास रहते थे। हाजा लोग अपने शिविर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बनाते थे, यानी इनका घर जहाँ पर जल होता था उससे जहाँ पर इनको पानी आसानी से मिल जाए उससे 1 किलोमीटर के आसपास बनाते थे। ये अपने शिविर पेड़ों या चट्टानों के बीच तथा जहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो वहाँ स्थापित करते थे, यानी सभी सुख सुविधाओं को देखकर ही अपना घर बनाते थे। फिर पूर्वी हादजा का क्षेत्र सूखा और चट्टानी था, जहाँ घास, वो भी किस तरह, सवाना घास यानी कांटेदार झाड़ियाँ एवं पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। पूर्वी हादजा लोग जमीन तथा संसाधनों पर अपने अधिकारों का दावा नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग एक स्थान पर अपने अस्थायी शिविर नहीं बनाते थे, बल्कि कुछ समय के लिए अस्थायी शिविर लगा देते थे और भोजन के लिए फल फूल व शिकार में कमी होते ही वे उस स्थान को छोड़कर पुनः अपने समूह के साथ दूसरे स्थान की खोज में निकल जाते थे। इस प्रकार उनका जीवन अस्थायी शिविरों में से व्यतीत हुआ। कोई भी व्यक्ति जहाँ चाहे शिकार कर सकता था और कहीं पर भी जा सकता था, यानी ये लोग एक जगह बंद कर नहीं रहते थे। जहाँ पर इनको भोजन आसानी से मिल जाता था ये उस जगह पर ही अपना निवास बना लेते थे। वे अपने भोजन का 80% भाग मुख्य रूप से वनस्पतियों के द्वारा प्राप्त करते थे। वे 20% भाग मांस और शहद से पूरा कर लेते थे, यानी भोजन का 80% भाग ये पेड़ पौधों पर था, बाकी 20% शहद और मांस पर होता था। फिर शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर देखते हैं। क्या था कि वर्तमान में भी संसार के अनेक हिस्सों में शिकारी संग्राहक समाज के लोग मौजूद हैं। इस समय भी कुछ लोग हैं जो शिकार करते हैं। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि तुर्काना झील के निकट स्थित होमिनिड स्थल जो 20 लाख वर्ष पुराने हैं संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या निवास स्थान रहे होंगे, जहां वे सूखे मौसम में आकर रहते थे। यानी ये 20 लाख वर्ष पुराने इनको होमिनिड स्थल मिले हैं और पुरातत्वविदों का ऐसा मानना है कि ये मध्यकालीन मानवों के निवास स्थान थे और यहाँ सूखे के मौसम में आकर वो रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान में हादजा और कुंगसैन समाजों में पाई जाती है। इन जानकारियों का उपयोग विद्वानों ने अतीत का अध्ययन करने के लिए किया है। फिर संजाति वृत्त, ये क्या होता है कि संजाति वृत्त में समकालीन नृजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। संजाति वृत्त के अंतर इतनी चीज़ें होती हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार संजाति वृत्त संबंधी तत्वों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों के अध्ययन के लिए नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। यानी ये बताते हैं कि जैसे आज और इस समय का समाज और पुराना समाज दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब देख लेते हैं इसका अंत क्या होता है कि कई वर्ष तक आदिमानव जंगली पेड़ पौधों और जानवरों का शिकार करके अपना पोषण करते रहे, लेकिन धीरे धीरे 10,000 से 45,000 वर्ष पूर्व तक वे जंगली पौधों को उगाने एवं जानवरों को पालतू बनाने की कला सीख गए। अब यह आती है कि इन्होंने पौधे उगाने और जानवरों को पालतू बनाने की कला कब सीखी, तो यह होता है तकरीबन 10,000 से 45,000 वर्ष पहले, जिसके परिणाम स्वरूप खेती और पशुचारण मानव के जीवन का मुख्य हिस्सा बन गए। अनुमानतः लगभग 13,000 वर्ष पूर्व अंतिम हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अधिक गर्म व नम मौसम की शुरुआत हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई होंगी। जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे ही जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों आदि की संख्या बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप जंगली घास फूस और जानवरों की संख्या जहाँ अधिक थी वहाँ लोग भी अधिक मात्रा में रहने लगे हैं। जहाँ जानवर अधिक होते थे वहाँ पर लोग भी अधिक हो गए। उससे क्या होता था कि उनको शिकार करने के लिए उससे दूध,
या फिर उनसे खेती करना, ये सारे काम आसान होते हैं। अधिक जनसंख्या के कारण खेती तथा पशुपालन की अधिक आवश्यकता महसूस की जाने लगी व भोजन आदि के दबाव बढ़ने लगा, जिस कारण विशेष प्रकार के पशुओं के पालन व फसल उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व एक ऐसे क्षेत्र का विकास हुआ जहां खेती और पशुचारण साथ साथ अस्तित्व में आए। यहाँ फर्टाइल क्रीसेंट अर्थात उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जाग्रोस पर्वतमाला तक विस्तृत था। खेती करने के कारण लोगों ने एक स्थान पर अधिक समय तक रहना प्रारंभ कर दिया, यानी जब खेती होने लगी तो एक ही जगह पर लोग रहने लगे। फिर खेती के लिए हल जैसे उपकरणों का उपयोग होने लगा। इसके साथ ही कुछ अन्य परिवर्तन भी हुए, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, पत्थरों के औजार बनाना, तांबे एवं रांगे का उपयोग करना और पहिए का आविष्कार। तो कब कब इनके हुए, तो ये सब हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, और जो कि अगला चैप्टर होगा आपका। और आज के वीडियो में तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब देने वाले लोग ये रहे। इन लोगों के कमेंट्स के साथ साथ इनका नाम भी ये स्क्रीन पर है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो जैसे अपलोड हो वैसे ही मिल सके। तो आज का प्रश्न क्या रहेगा? आज का प्रश्न है कि अल्टमीरा गुफाएं कहाँ हैं? अल्टमीरा गुफाएं किस देश में स्थित हैं? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछले वीडियो की तरह जितने लोग सही जवाब देंगे उनको लाइक और हार्ट मिलेगा, और उन लोगों का कमेंट अगले वीडियो में पब्लिश किया जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।